नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था डीएनए आरएनए। डीएनए और आरएनए बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा था जिसका महत्वपूर्ण पार्ट हमने आधा पढ़ चुके थे। डीएनए किस प्रकार बनता है, डीएनए के कार्य क्या होते हैं, डीएनए टेस्टिंग कैसे होती है। 90% डीएनए हम लोगों का समान होता है और 10% डीएनए क्या होता है, अलग होता है। ये 10% डीएनए ही हम लोग अलग होता है। बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई थी? यहां तक हमने पूरी तरह से डीएनए को कंप्लीट किया था कि डुप्लीकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सभी बच्चे जुड़ जाओ, ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चे जुड़ जाओ, जिसको पता चल जाए कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक हो चुके हैं, आपका अधिकांश आपका हो चुका है। आज हम साइंस का लास्ट टॉपिक पढ़ के साइंस को एंड करेंगे। 14 से 15 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। एक टॉपिक बचा है, इसका नाम है रोग, डिसीज। वो हम लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे। परंतु आपके जो भी 14-15 टॉपिक है, 13-14-15 टॉपिक आपके पटवारी लायक जो पेपर टेस्ट है, इंपोर्टेंट सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको करा चुका। यही टॉपिक है बायोलॉजी के, ठीक है। कल गिनाए भी थे। और कहने का अर्थ है कि आपको उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, हड्डी हो गया, सेल हो गया, डीएनए आरएनए हो गया और हमारा ब्लड हो गया, सारी चीज आपको पढ़ा चुका हूं। सेल हो गई, कोशिका हो गई, सारी चीज आपको पढ़ा चुका हूं। ग्लैंड हो गई, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया। 13-14 टॉपिक में आपको पूरी तरह से ईमानदारी से करा चुका हूं। और बचा है एक टॉपिक डिसीज, वो लास्ट में करा दूंगा, जैसे पेपर होने से पहले आपको करा देंगे। कल से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कल से बच्चा क्या स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री। जिस प्रकार हमने बायोलॉजी को पढ़ाया है अच्छे से, उसी तरह हम केमिस्ट्री को भी पढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि पेपर में बायोलॉजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए। आपको बता दें कि बायोलॉजी का क्वेश्चन ज्यादा आएगा, उसके बाद फिजिक्स का रेशियो ज्यादा है, केमिस्ट्री का रेशियो कम है। इसलिए हम केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। और जो हम कंटेंट देंगे बेटा, कंटेंट इतना अच्छा दे देंगे, एक किताब से नहीं बना रहा, कई किताबों से, कई नोट्सों से, कई चीजों से आपका कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आरएनए कंप्लीट करेंगे। और बेटा इसका लास्ट टॉपिक बता उत्सर्जन तंत्र। सारे सिस्टम पढ़ा दिए मैंने, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी तंत्र, ब्लड वगैरह जितने भी थे 8, 7, 8, वो मैंने सारे खत्म करा दिए। न्यूट्रिशन फ्यूट्रिशन सारी चीज हमारी हो चुकी है। बस आप ईमानदारी से जिन टॉपिक को पढ़ा है पढ़ते रहो और को जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगा सकते लगाओ। सभी लोग जुड़ गए क्या? कल हमने डीएनए का एक पार्ट खत्म कर लिया था। डीएनए का फर्स्ट पार्ट हमने खत्म कर लिया, डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अर्थात द्विगुणन, अनुलेखन, अनुवादन और व्युत्क्रम अनुलेखन, सारी चीज को कंप्लीट कर लिया। यहां से प्रश्न बनते हैं, आपको बताओ। अगर साइंस के इस तरह से आप पढ़ लो ना, पूरी ईमानदारी से जैसे पढ़ाया है, आप नंबर ला सकते हो। ये दावा है मेरा, ये नंबर ला सकते हो, ये दावा है मेरा कि साइंस को अच्छे से पढ़ लो। और जो बच्चा उसी के सहारे बैठे हैं कि छोटी छोटी वीडियो देखकर यूट्यूब से हम सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो किसी भी प्रकार से होता नहीं है। जब तक पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से सीक्वेंस वाइज वीडियो नहीं देखोगे, सीक्वेंस वाइज लेक्चर नहीं पढ़ोगे, तो कैसे होगा। कहते ना, एक बार जग में ज्यादा पानी भरने पर जल्दी से पानी भरने पर क्या होता है, पानी फैल जाता है या जग से पानी निकल जाता है। और धीमे धीमे पानी भरो तो वो कार्य चलता रहता है। मेरी बात सुनते रहे। आज हम डीएनए के प्रकार पढ़ने वाले हैं। डीएनए कोशिका में 2 प्रकार से होता है। कोशिका में डीएनए कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इन बात सीखना थोड़ा सा बच्चा, ठीक है। सीखो बच्चों। 2 टाइप से डीएनए होता है, एक ऑटोसोमल डीएनए, ए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। 2 प्रकार का डीएनए होता है, एक ऑटोसोमल डीएनए होता है, एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया हमने जब आपको पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी, जो न्यूक्लियस होता है,
उसमें 80% डीएनए होता है और जो 20% डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है, लवक में होता है। तो डीएनए के दो प्रकार हमने यहाँ पर चर्चा करी है, पहला ऑटोसोमल हो गया और एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ऑटोसोमल किसे कहते हैं? इसे न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। अभी तो बताया है 80% डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और 20% डीएनए कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है। 20% डीएनए कहां? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। तो न्यूक्लियस डीएनए, ऑटोसोमल डीएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस डीएनए। ऐसा डीएनए जो केंद्रक में पाया जाता हो और न्यूक्लियस में पाया जाता हो, ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस डीएनए कहते हैं। और 22 जोड़े गुणसूत्र में पैक होता है। ऑटोसोमल कितने जोड़े में होता है बेटा? 22। अगर 22 जोड़े हैं, 22 जोड़े हैं तो टोटल काउंट संख्या कितनी हो जाएगी? 44। 44 हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। इतनी बात है। तो ऐसा डीएनए जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, उसे ऑटोसोमल डीएनए कहते हैं। और ऐसा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। देखते हैं, ऑटोसोमल के प्रत्येक जोड़ने पे एक माता से विरासत में मिलता है और एक पिता से ऑटोसोमल डीएनए प्राप्त होता है। जो न्यूक्लियस जो होता है, ऑटोसोमल डीएनए होता है, किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में। ऑटोसोमल डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक माता से मिलता है हमें, हमको ये डीएनए, एक पिता से विरासत में मिलता है। तो न्यूक्लियस डीएनए जो होता है, ऑटोसोमल डीएनए जो होता है ना, एक माता से प्राप्त होता है, एक पिता से होता है। तो बात समझे बच्चा? तो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा अंग है जो कोशिका के ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको सब जब सेल पढ़ाई थी, सेल पढ़ाया था, तो मैं स्पष्ट कर दिया था कि शरीर की ऊर्जा राजधानी या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्योंकि 80% कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है और 20% का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का क्या होता है? ऊर्जा होती है। कोशिका की ऊर्जा होती है, ऊर्जा उत्पादन होता है। इसमें अपने आप खुद का डीएनए शामिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने आप का क्या होता है? खुद का डीएनए। जिस प्रकार केंद्रक में 80% डीएनए होता है, उसी प्रकार 20% डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक का होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में एक गुणसूत्र होता है जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपको पढ़ाती, कैटाबॉलिक पढ़ाया था और मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? भोजन से क्या प्राप्त करती है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहां पर संचित हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तो बात अच्छे समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा आलस भरा जिंदगी आपकी है, उस आलस को त्याग दो। ठीक है। आलस का मतलब है, मैंने यहां पर पूरी अच्छी तरह से समझा रहा हूं। अभी आपको लगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे क्या कर सकते हो? मैसेज छोड़ सकते हो। अभी अगर समझ में आ रहा है बच्चों, तो सभी बच्चे ओके या थम्स अप डाल दो जल्दी से। जी जी। सभी बच्चे डाले सभी। तो बेटा हमने दो डीएनए पढ़ा। एक, चलो सीख लेते थोड़ा सा आपके साथ। डीएनए के दो प्रकार थे। डीएनए, पहला डीएनए होता है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डीएनए। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए न्यूक्लियस में होता है।
ये डीएनए किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ये डीएनए न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में पाया जाता है। इतनी बात ध्यान। दूसरी बात करें, दूसरी बात करें बाई जोड़, ये डीएनए होता है ना, बाई जोड़े होते हैं, जिसमें बाई जोड़ा जो होता है, ये डीएनए हमको किसमें मिलता है? तो हमें विरासत में मिलता है। किसमें मिलता है? विरासत में। विरासत का मतलब है कि एक तो माता से आएगा हमारे अंदर डीएनए, एक डीएनए किससे आएगा? पिता से। वही तो बताया था, जब डीएनए की कॉपी होती है तो एक माता से आती है, एक पिता से आती है। एक माता से आई और एक किससे आएगी? पिता से आती है। तो हम कहने का अर्थ है, ऐसा डीएनए जो कि केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल डीएनए कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। और ऐसा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऐसा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या स्टोर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा स्टोर होती है, ये भी आपको पता है। 80% 80% डीएनए जो होता है वो पाया जाता है न्यूक्लियस में, और जो 20% डीएनए होता है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में लग पाए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? वही बताया, ठीक है? पढ़ लोगे बेटा पूरा पूरा। ऑटोसोमल क्या होता है और बेटा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए क्या होता है। अगर हम यहां से थोड़ा और लेके चले, डीएनए में किसी जीव के बढ़ने, जीन और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देश मौजूद रहते हैं। इन सभी कारणों के लिए डीएनए सीक्वेंस रहता है। डीएनए क्या होता है? सीक्वेंस रहता है। आपको पता है डीएनए कोई जेनेटिक मटेरियल कहता है, क्योंकि डीएनए आपके आकार को, आपकी आकृति को, रूपरेखा को, बालों के रंग को डिसाइड करता है। तो कहने का अर्थ है, जो भी कुछ आपके जीवन में घटेगा, जीन हो, प्रजनन हो, जो भी कुछ करेगा वो कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए भी सीक्वेंस अवस्था में होती है। डीएनए की जो संरचना है वो सीक्वेंस मतलब क्रमबद्ध रूप से रहता है, ठीक है? उस संदेश में कॉन्वर्ट किया जाता है जिसका इस्तेमाल प्रोटीन बनने के लिए करता है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रोटीन निर्माण करने के लिए आदेश कौन देता है? तो आप कहोगे डीएनए। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आरएनए। और राइबोसोम प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है, ठीक है? प्रत्येक डीएनए सीक्वेंस जिसमें प्रोटीन बनने के लिए निर्देश मौजूद रहते हैं उन्हें जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। जीन कहते हैं। जीन के ऊपर ही तो क्या होते हैं? सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक क्या होती है? इंफॉर्मेशन होता है। जीन आपको बता चुका था, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। हमारे शरीर में डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। थोड़ा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा पूरे मन से पढ़ेंगे बेटा। तो इसमें बेटा इंसानों जीन का आकार 1000 बेसिस से लेकर 1 मिलियन बेसिस होता है। 1000 से लेकर ये आएगा नहीं पेपर में, बिल्कुल नहीं आएगा, घबराना नहीं, ये वाले पॉइंट नहीं आएंगे। परंतु आपको बता दें कि थोड़ा सा पढ़ने के लिए आपको ये डाल दिया है, ठीक है? डीएनए की सबसे खास बात है कि वह खुद को दोहराता है। क्या करता है? दोहराता है। दोहराता है का मतलब क्या है बता? पापा का डीएनए किस में आ गया? मुझ में। तो पापा का डीएनए मुझ में दोहरा गया। मम्मी का डीएनए मुझ में आया तो मम्मी का डीएनए मुझे आ गया। मेरा डीएनए मेरे बच्चों में जाएगा, उनके द्वारा उनका होगा। तो डीएनए हमेशा क्या होता है बच्चा? डीएनए खुद को क्या करता है? डीएनए खुद को रिप्लेस करता है, द्वारा से दोहराता है, यानी खुद को कॉपी तैयार करता है। डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स। डीएनए ऐसे तो होता है बच्चा, डीएनए कैसे होता है? ऐसे होता है। तो ये भी आप पढ़ लोगे आसानी से। अब आते थोड़ा सा आरएनए की। डीएनए हमने कंप्लीट कर चुके हैं, उसका आधा सा भाग हमने कल कंप्लीट किया और आधा भाग हमने आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है?
आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या की? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड थी। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है आरएनए की फुल फॉर्म। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर हमने बोला आरएनए भी किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना था। डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना था। बंद हो जाएगा माइक तो मुझे पता नहीं। तो बच्चों आरएनए जो होता है वो होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आपको यह भी पता था, कल हमने स्टार्ट किया था कि न्यूक्लियोटाइड में तीन भाग होते हैं। एक क्षार होता है, एक शर्करा होती है, एक फॉस्फेट समूह होता है। शर्करा को हमने दो रूपों में बांटा, एक डीएनए की शर्करा, एक आरएनए की संरचना। डीएनए की शर्करा को डीऑक्सी राइबोस कहा गया, जबकि आरएनए की संरचना को हमने राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा। आरएनए जो होते हैं ना वो किस पर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड पर होते हैं। ठीक है, ये भी देख लेंगे। आर आरएनए की शर्करा को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड। और आरएनए के जो नाइट्रोजन क्षार हो, कोई बच्चा कमेंट में लिख दो, कल चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि आरएनए के जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, आरएनए के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। बच्चों सीख लो थोड़ा सा। आरएनए के नाइट्रोजन क्षार कौन से होते हैं मुझे बता दो, बड़ा प्रसन्नता मिल जाएगी। बताओ। एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन। थायमिन, थायमिन आता है क्या? नहीं आता। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और आता है हमारा एडेनिन आता है, ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन नहीं आता, इसमें यूरोसिल आता है। कंफ्यूजन मत हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब मत। बेटा इधर ना, ये लिखा है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अंदर एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है। कौन सा नहीं आता? थायमिन नहीं आता। इसमें थायमिन नहीं आता, बाकी सब आते हैं कि एडेनिन भी आएगा, ग्वानिन भी आएगा, साइटोसिन आएगा और यूरेसिल आएगा। तो आरएनए के नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? डीएनए के तो कल मैं बता चुका हूं। डीएनए के तो हम बता चुके कि क्या होता है? एजी सी, एजी सी टी, या टी सी कर लो कोई की बात। तो इसके कितना होगा? इसका क्या होगा? एजी सी थायमिन है, सी एस है, सी यू। ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आरएनए के भी कितने क्षार है? चार है। समझे पहले? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और डीएनए के कितने भी थे? चार थे। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल और थायमिन आएगा। ठीक है, कभी कंफ्यूजन मत होना। अगर हम बात करें आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। याद कर लेंगे इसको कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कहां पाया जाता है? तो सबसे पहले आरएनए केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और लवक में। इन तीनों चारों जगहों में आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए सबसे पहले तो केंद्रक में पाया जाएगा। केंद्र, ये आपका केंद्रक है। केंद्रक में कौन पाया जाएगा? आरएनए। इसके अंदर एक द्रव पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। आरएनए कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, लवक में। ये चारों में कौन पाया जाता है? आरएनए पाया। क्या पाया जाता है? आरएनए। आरएनए की खोज वाटसन एवं ऑर्थन ने की थी। आरएनए की खोज किसने की? वाटसन और ऑर्थन। जबकि डीएनए की खोज किसने? फ्रेडरिक मिशर साहब ने की थी। बेटा सीखोगे तो आनंद आएगा, नहीं तो क्लास तो बोरियत बिल्कुल भी ना करें। मैं बोला आरएनए की खोज जो थी ना वो वाटसन ने की, और बेटा ऑर्थन ने की। किसने की बच्चों? ऑर्थन साहब ने की थी। ये जैसे ही प्रश्न आते ना
ये सारे के सारे प्रश्न इतने इंपोर्टेंट है, इसलिए इंपोर्टेंट है, उनका कोई तौल नहीं है कि पेपर में यहीं से पूछा जाएगा, ज्यादा डिटेल नहीं जाएगा, अंदर में घुसेगा नहीं, परंतु पेपर में जो पूछेगा ना वो यहीं से पूछेगा कि आरएनए कहां पाया जाता है, तो केंद्र कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोष का द्रव और बेटा लवक में पाया जाता है। इसी तरह आरएनए की खोज जो पूछी जाए वो आरएनए की खोज वाटसन ने की और ऑर्थर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब फंक्शन देखो, उसके फंक्शन क्या करता है, कोई बच्चा बता सकता है डीएनए का मुख्य फंक्शन क्या होता है, डीएनए के कार्य? अगर जिस बच्चे को पता है थोड़ा बताते चले, जैसे प्रसन्नता मिलेगी। अगर जिस बच्चे ने बताया ना मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी, बताओ। अगर जो बच्चा नहीं बता पा रहा ना वो पढ़ ही नहीं रहा, आपका वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। तो बात करें डीएनए का मुख्य कार्य, भाई अभी बताया, जस्ट अभी बताया है, आनुवंशिक लक्षणों को प्रकट करना। जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि यही तो आनुवंशिक लक्षण है, माता पिता से हम लोग में डीएनए लाने का कार्य करता है। डीएनए लाने का क्या करता है, कार्य। तो सबसे पहले आरएनए का कार्य पढ़ना है। आरएनए क्या करती है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करती है। आरएनए प्रोटीन क्या करती है, संश्लेषण करती है। ऑर्डर कौन देता है, डीएनए देता है ना बेटा, ऑर्डर। डीएनए क्या करता है, ऑर्डर देता है इसे प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए, क्या देता है, ऑर्डर देता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए ऑर्डर देता है आरएनए को। आरएनए प्रोटीन को क्या करती है, संश्लेषण करने का, सिंथेसिस करने का कार्य करती है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए करता है। कौन करता है, आरएनए। आरएनए कुछ भाग वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कुछ जो छोटे छोटे कीट मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीट मकोड़े जीव जंतुओं में, छोटे छोटे कीट मकोड़े जीव जंतुओं में आरएनए की संरचना पाई जाती, पर डीएनए बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो छोटे छोटे कीट मकोड़े वायरस हो गया में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, करलाई की तरह। जब ये आनुवांशिक सूचनाओं का भाग होता है, बेटा डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक सूचना को क्या करता है, भाग। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना डीएनए तो ले जाता है। पिता की डीएनए कॉपी होकर बच्चे में आ जाती है, माता की डीएनए कॉपी होकर बच्चे में आ जाते हैं। ये मुख्य रूप से आनुवांशिक सूचनाओं को बाहर करता है और साथ ही साथ प्रोटीन का भी क्या करता है, संश्लेषण। और ऑर्डर कौन देता है, आपको पता है, ऑर्डर देता है। अब बात करते हैं विकास के क्रम में, पहले आरएनए बना, फिर आरएनए से स्थापित आने वाले डीएनए बना। कई किताब में यह भी लिखा है कि विकास के क्रम में देखे जाए तो सबसे पहले जो बना था ना वो आरएनए बना, फिर उसके आरएनए स्थापित होने का डीएनए का निर्माण हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि आरएनए से डीएनए का निर्माण हुआ है। किताब में लिखा है कि कई समय पहले विकास के क्रम में सबसे पहले आरएनए कहां बना था बेटा, पहले आरएनए बना था, फिर कौन बना था, डीएनए बना। तो सबसे पहले, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा डाउन हो रहा है, क्या बता रहे हैं, विकास के क्रम में सबसे पहले आरएनए बना था, फिर उसके बाद कौन बनाया था, डीएनए। ठीक है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण क्या होता है, डीएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण किसने किया था। कृत्रिम संश्लेषण का मतलब होता है आर्टिफिशियली, किसी मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियली क्या किया था, संश्लेषण किया था। इस व्यक्ति का नाम है बेटा ओकासा। क्या है बेटा, ओकासा। आरएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण एस ओकासा ने किया था। किसने किया था, एस ओकासा। और कॉर्नबर्ग, किसने, कॉर्नबर्ग ने किया था, कॉर्नबर्ग ने किया था। इसकी संरचना भी डीएनए की भांति होती है। डीएनए की संरचना इस प्रकार की होती है, डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, परंतु आरएनए की संरचना ऐसी होती है, बस एक कुंडलित होती है। आरएनए की संरचना कैसी होती है, एक कुंडलित सिंगल हेलिक्स होती है, जबकि डीएनए की दो कुंडलित होती है, डबल हेलिक्स होती है। दो कुंडलित होती है और डबल हेलिक्स होती है। क्या होती है, दो कुंडलित और डबल हेलिक्स होती है, दो कुंडलित होती है और डबल हेलिक्स होती है, ठीक है। इसकी संरचना भी डीएनए की भांति होती है, परंतु इसमें केवल
एकल कुंडित होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? एकल। देखो बेटा, इसकी संरचना कैसी है? एकल। इसकी संरचना कैसी है? एकल। और जब डीएनए की बनता है तो डीएनए कैसे बनता है? इस प्रकार से बनता है, डबल संरचना। ठीक है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। निर्माण नहीं कह रहा, संश्लेषण कह रहा, सिंथेसिस कह रहा है। डीएनए से ही आरएनए का क्या होता है? संश्लेषण हो। निर्माण की प्रक्रिया पूछे तो निर्माण की प्रक्रिया आरएनए पहले आ जाता। तो डीएनए से ही आरएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है। डीएनए हुई उसे ऑर्डर देता है। क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। तो बेटा इसमें नाइट्रोजन क्षार कौन से होते हैं? थायमीन के स्थान पर बस कौन आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। जैसे आपको बता दें, एजी टीसी, थायमीन आएगा सीटी, थायमीन के स्थान पर कहा आएगा? यूरेसिल। एजीसीटी, और उसमें कौन आता है बताओ? एजी सी यू। तो बताओ ये कौन हो गया? थायमीन। ये कौन हो? यूरिन। तो थायमीन की स्थान में यूरिन आता है, थायमीन के यूरेसिल आता है। ठीक है। आरएनए में राइबोसैकरा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोसैकरा पाई जाती है। परंतु डीएनए में कौन सी पाई जाती है? डीऑक्सी। ये तो उनके नाम है। आरएनए का नाम क्या है? राइबोसैकरा है। डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोसैकरा है। क्या है बच्चा? डीऑक्सी राइबोसैकरा। ठीक है। आरएनए में राइबोसैकरा हो गई। ठीक है। आरएनए का निर्माण की डीएनए से ही होता है, संश्लेषण होता है, उसे अनुलेखन भी कहते हैं। अब इसको देख, राइबोसोम में पाए जाने वाला अत्यंत स्थिर होता है राइबोसोम। आरएनए तीन प्रकार का होता है। राइबोसोम आरएनए कितने प्रकार का बांटा? तीन प्रकार के। मत हमारे शरीर में आरएनए का निर्माण तीन प्रकार का होता है। स्मॉल आरएनए, कैपिटल आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, तीन प्रकार का होता है। आरएनए तीन प्रकार का होता है। नंबर एक पहला आता है, नंबर एक आर आरएनए। कौन सा आता है? आर आरएनए। बेटाओ आज आता है आर आरएनए। तो या राइबोसोम में पाया जाता है, जो अत्यंत स्थिर हो जाता है, राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। ये आर आरएनए है ना, ये आर आरएनए राइबोसोम के पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बच्चा? राइबोसोम में। बच्चों ये कहां पर पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। आरएनए जो होता है वो राइबोसोम में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है। अगर राइबोसोम में पाया जाता होगा तो बताओ कि आरएनए राइबोसोम में कितने भाग को रखता है? 40%। टोटल भार का आरएनए जो होता है, आर आरएनए राइबोसोम के कुल 40 से 50, 40 से 60% भाग पर कोशिका में बिखरा होता है। ठीक है। कार्य क्या करता है आरएनए का? या अमीनो अम्ल का बहुलीकरण करता है। अमीनो अम्ल जो होता है एसिड फॉर्म होता है, उनको तोड़ने का, बाहर निकालने का क्या करता है? कार्य करता है। संपूर्ण कोशिका में उपस्थित आरएनए का 80% राइबोसोमल होता है। आरएनए करता है जो 80% ज्यादा मात्रा, उसे क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। कोई बात? ठीक है। ये भी आप पढ़ लेना। कोशिका द्रव में राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब आते हैं टीआरएनए। टी से पता चल रहा होगा ट्रांसफर कर रहा होगा। टी से पता चल रहा होगा ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डीएनए का, आरएनए का संचलन हो रहा है। आरएनए का लगभग 10 से 15% भाग प्रतिशत बना होता है। जैसे डीएनए बना था 80% भाग, इसी तरह आरएनए जो होता है वो आरएनए कोशिका के कुल भार का आरएनए कितना परसेंट होता है? 80% होता है। या आकार में कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। आरएनए क्या होता है? छोटा होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के स्थानांतरण, ये स्थानांतरण लिखा है, ठीक है, के लिए एक स्वतंत्र टीआरएनए पाए जाते हैं। इसका आकार, टीआरएनए का आकार कैसा होता है? क्लोवर की पट्टी है। क्लोवर नाम का वृक्ष है, झारखंड वगैरह क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लोवर नाम का एक पत्ती है, उस जैसा इसका मतलब पाया जाता है। ठीक है। 2 मिनट वेट करें बेटा, 2 मिनट चलेंगे। ठीक है। आपको बता दें आकार में सबसे कैसा होता है? ये छोटा होता है। आकार में सबसे कैसा होता है? छोटा होता है। इसका आकार क्लोवर की पत्ती के समान होता है। इसका आकार कैसे होता है? एक पेड़ है तो इस पेड़ का नाम कैसा? क्लोवर का पेड़ है, उसके समान इसका पूरी तरह से क्या होता है? आरएनए का मुख्य रूप से आपको इसका मुख्य कार्य क्या है? या प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो
अम्लों के राइबोसोम पर लाते हैं। ये मुख्य रूप से क्या करता है, प्रोटीन, मुख्य रूप से कार्य करने का काम तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मुख्य रूप से कार्य क्या करता है बेटा, ये मुख्य रूप से, या मुख्य रूप से प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। मुख्य रूप से प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। और विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल का क्या करता है, राइबोसोम के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका को क्या देता है, प्रोटीन देने का कार्य करता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रोटीन देने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब आता है तीसरा, एमआरएनए। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैसेंजर, मैसेज कर रहा होगा बेटा, क्या कर रहा होगा, मैसेज कर रहा होगा। एमआरएनए तो या क्या करता है, या डीएनए बनने के बाद केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में आ जाता है। ये एमआरएनए बन जाता है ना, तो डीएनए देखो देख, डीएनए बनने के बाद केंद्रक से बाहर आ जाता है, डीएनए बन गया, फिर क्या होता है, विभाजन होता है, कोशिका द्रव के माध्यम से डीएनए क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। क्या आ जाएगा बच्चा, बाहर आ जाता है। फिर क्या कर रहा है, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेशों को लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। फिर एमआरएनए क्या करता है, डीएनए से आदेशों को लेकर कोशिका अंगों तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। अगर हम लास्ट की बात करें, यह डीएनए में स्थित आनुवांशिक आदेशों को राइबोसोम तक लाता है। ठीक है बेटा, यह डीएनए में स्थित आनुवांशिक आदेशों को राइबोसोम तक लाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां पर नीचे वाला, आर आरएनए का निर्माण केंद्रका के द्वारा होता है। आर आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, केंद्र का, केंद्र का कला होती है, केंद्र के चारों तरफ पाई जाती है, केंद्र का कला होती है। टीआरएनए की संरचना लॉन्ग, जो टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए जो लॉन्ग होती है, खाने वाली लॉन्ग, क्लोव, क्लोव के समान होती है, या क्लोवर की लीफ के मॉडल के समान होता है। ठीक है, टीआरएनए को ब्लेसी आरएनए या सोल्यूबल आरएनए कहते हैं, ये घुल जाता है, सुपरनेटेड आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा बेसिक चीज है, इसलिए पर बताता चल रहा हूं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीज आएगी ना, मैं तुरंत आपको वहीं पर टोक दूंगा। ठीक है, अब डीएनए आरएनए का अंतर आपको पता होना चाहिए। डीएनए और आरएनए का क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जब ये आप कर पाओगे। अगर बच्चों समझ में आ गया है तो ये बता दो मुझे बस। अगर जो बच्चे समझ में आ रहे हैं तो ओके लिख दो, अन्यथा अगर नहीं समझ में आया है फिर आपको मैं दोबारा से भी समझा सकता हूं, तिबारा समझा सकता हूं, जितनी बार चाहो उतना समझा सकता हूं, जितनी चाहो उतनी बार समझा सकता हूं। बात समझ में आई आपको, उतनी जितनी बार चाहोगे उतनी बार समझा सकता हूं, पर आप ओके लिख दो जल्दी से, समझ में आया है या नहीं, जल्दी लिखेंगे। हेलो, तो बच्चे आवाज की समस्या होती है, देखेंगे। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं बेटा कि हमने क्या बोला, कि द्वारा से बता देता हूं, द्वारा से रिप्लेस कर देता हूं, आवाज जाने के कारण थोड़ा सा असुविधा हो चुकी है। कि डीएनए जो होता है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केंद्रक में, ये आपका केंद्रक है। और उसके अलावा डीएनए कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके अलावा डीएनए कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है, प्लस्टिड में पाया जाता है। परंतु जो शर्करा होती है डीएनए का, जो शर्करा होती है डीएनए की शर्करा, वो कौन होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबो शर्करा। जो कौन सी होती है बच्चों, डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। अगर बात करें इसमें, इसमें एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। देखो, ग्वानिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, ये सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। 1956 में 1956 में कॉर्नबर्ग ने डीएनए का संश्लेषण किया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परख नली में या प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए को प्राप्त किसने किया था, तो आप क्या कहोगे, कॉर्नबर्ग ने। प्रक्रिया कैसी है, जो दुग्धन। कोई बच्चा लिख सकता है कमेंट पे कि दो डीएनए के जो बॉन्डों के बीच में, डीएनए के जो बॉन्डों के बीच में तो लंबाई होती है वो कितनी होती है, कितने एंगस्ट्रॉम होती है, बताओ। 2 एंगस्ट्रॉम के बीच की, दोनों के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में यहाँ की लड़ाई, ऐसे। ये डिस्टेंस आप बताओ, कोई बच्चा बता सकता है ये वाली डिस्टेंस, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये वाली
ई वाली, हाँ 34। अगर हम आपसे ये पूछो 34 तो हो गया, अगर ये बताओ ये नाइट्रोजन क्षार है, इनके बीच की दूरी 3.4। ठीक है। अगर हम आरएनए की बात करें बच्चों, मेरी आवाज आने लगी ना, कोई आवाज का कोई इशू तो नहीं है? आवाज आ रही है तो यस लिख दो, अगर नहीं आ रही तो भी नो लिखो जल्दी से। हाँ रिपीट कर रहा हूं, प्रजापति साहब रिपीट कर देता हूं एक बार दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल। चलेंगे, ठीक है। तो एक बार रिपीट और कर देता हूं, प्रजापति साहब क्या कहने वाले हैं। तो डीएनए जो होता है वो किस में पाया जाता है प्रजापति? आपको पता है कल ही पढ़ाया जाए, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए की रचना कैसी होती है? डबल होती है। यही तो होती है सी एस सी, ये सी एस सी होती है। डीएनए की रचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। अर्थात इस शर्करा जो होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सी शर्करा। जो शर्करा है वो कौन सी है? डीऑक्सी शर्करा है। ध्यान से जोड़ेंगे, इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है। 1956 में कौन वर्ण ने डीएनए का संश्लेषण परख नली में किया था? और नाम खोजा किसने था डीएनए को? फ्रेडरिक मिशन साहब ने दिया था। अब बात करें आरएनए, आरएनए किसमें पाया जाता है? सबसे पहले तो भैया केंद्रक में पाया जाता है। उसके अलावा आरएनए कोश का द्रव में पाया, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, और बेटा साइटोप्लाज्म में। पेपर में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आरएनए जो होता है, आरएनए कहां पाया जाता है? तो आरएनए होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, कोश का द्रव में होता है। इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? एकल होती है। देखो ऐसी है, इसकी संरचना कैसी है? इस प्रकार है। और डीएनए की संरचना कैसी होती है? इस प्रकार होती है। डीएनए की संरचना इस प्रकार होती है, और जबकि आरएनए की संरचना इस प्रकार होती है। इसकी शर्करा को क्या कहते हैं? राइबो शर्करा कहते हैं। उसकी शर्करा को डीऑक्सी राइबो शर्करा कहते थे। इसमें थायमिन के स्थान पर कौन आया था? यूरोसिल। पढ़ा चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी पूरी मैंने कल एनर्जी के साथ पूरा बताया है। ओकोया ने आरएनए को संश्लेषण परख नली में, इनका संश्लेषण किसने किया था परख नली में, प्रयोगशाला में? कौन वर्ण ने लिया था? और जबकि ओकोया साहब ने, ओकोया एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आरएनए का संश्लेषण परख नली में किया था। ठीक है। इसका निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं? द्विघटन कहते हैं, और इसको केंद्रक द्वार। इतनी बात मेरी आप तक पहुंची है क्या? आप तक पहुंची है क्या? अगर आप तक पहुंची है तो बच्चा, पूरा कल हम केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, पूरा केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे कल से। केमिस्ट्री पर कोई बच्चा अपसेंट नहीं होना, कोई बच्चा अपसेंट नहीं होगा, कल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। अब नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज का। लास्ट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। तो आप उसके लिए आप 2 मिनट होल्ड रखे, पीपीटी को एडजस्ट करवाते, 2 मिनट बस। आवाज आने लगी बच्चों? अगर सभी को आवाज आने लगी है तो थोड़ा सा फोकस करके चलना, ठीक है? थोड़ा सा, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है ये वाला। जहां टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे करा चुका हूं, इसलिए इसको मैं आगे लास्ट तक रखता हूं एंड टोटल। जहां उसको इंपॉर्टेंट वाली चीज होगी मैं वहां पर तुरंत आपको रोक दूंगा कि यहां से क्वेश्चन बनेगा और यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। सभी को आवाज आ रही है तो आगे बढ़े, कुछ तो लिखो दोस्तों, ओके लिखें। चलेंगे बच्चों, आवाज आने लगी हो तो। चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र। चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र। कौन कौन बच्चे इंग्लिश मीडियम से जो देख रहा है, एक बार इंग्लिश मीडियम से लिखने वाले बच्चे इंग्लिश लिख दो जल्दी से। अगर जो बच्चा इंग्लिश से है तो इंग्लिश लिख दो, क्योंकि पीपीटी भी सेंड करनी है इंग्लिश मीडियम की। अभी पीपीटी, कुछ पीपीटी सेंड हो चुकी है और कुछ रहेगी इंग्लिश मीडियम की। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो पीपीटी सेंड कर देंगे, उनके लिए पता चले कितने बच्चे हैं, तो इंग्लिश मीडियम लिख कर भेज दो जल्दी से, क्योंकि आपको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत। साक्षी इंग्लिश,
और कोई इंग्लिश में है तो बताओ। चलो ठीक, कोई नहीं, चलो आपको भी पीपीटी भेजता रहूंगा। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, इसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगर आपको थोड़ी सी अब समझ होगी, थोड़ा सा समझना, बस ज्यादा समझना नहीं इसमें टॉपिक, आपको थोड़ी सी समझ होगी तो थोड़ा समझने का कार्य सीखते हैं क्या है। अगर हम बात करें उत्सर्जन की जो क्रिया है ना, वो हमेशा किडनी से होगी, और बेटा मूत्राशय, मूत्राशय यूरिथ्रा से होगी। ठीक है, तो जो हमारा जो किडनी जो होती है वो मूत्र वगैरह को बाहर निकालने का क्या करती है? अगर मैं आपसे पूछूं एक्सरे सिस्टम या उत्सर्जन क्या है, अगर सीधी भाषा में कहूं ये सिस्टम क्या है, अगर आपको कोई मैं टेढ़ी पेढ़ी भाषा नहीं बुलाऊं, एक भाषा बोलूं कि ये सिस्टम क्या है, तो मैं आपको बोलूं क्या सिस्टम है? शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से गंदे पदार्थों को जब बाहर निकालते हैं, देखो, शरीर से जब गंदे पदार्थों को बाहर निकालते इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे शरीर का गंदा पदार्थ कौन है? शरीर का गंदा पदार्थ आप बताओ। शरीर का गंदा पदार्थ है यूरिया, शरीर का गंदा पदार्थ है अमोनिया। अमोनिया गैस शरीर की सबसे बड़ी गहरी गैस मानी जाती है। तो शरीर से गंदे पदार्थों को जब बाहर निकाला जाता है, अपशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा, जब शरीर में गंदा पदार्थ है उसको बाहर निकालने की इस क्रिया को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे आपको पता ना, किडनी क्या करती है? यूरिया को बाहर निकालती है, हमारे शरीर में से यूरिन को क्या निकलती है? बाहर निकालती है। फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं। तो शरीर से जो गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं, इस तंत्र को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। पसीने से पानी निकल जाता है, गंध से बाला, पसीने से क्या होता है? मलबा वगैरह जो भी होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, क्या बात है क्या नहीं है वो आपको बता दूं। सीधी भाषा में आपसे पूछूं कि शरीर से गंदे पदार्थ जब निकल जाते हैं, गंदे पदार्थ जब निकल जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन तंत्र मोस्टली आपको बता दें, किडनी पढ़ेंगे, किडनी में नेफ्रॉन्स वगैरह जो होती है, उन नेफ्रॉन्स वगैरह को पढ़ने वाले। आने वाला क्वेश्चन एक दो है, वो भी पता है मुझे कहां से आएगा और कहां से नहीं आएगा। ठीक है, बच्चों समझ आ गया नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन तो क्या होने वाला है, सारी चीजों को हम पूरी सिस्टम से देखने वाले हैं। ठीक है, हमने कहा जो शरीर से जब गंदा पदार्थ निकालो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखना, जीवों के शरीर में लगातार हो रही उपापचय क्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। खाना खाते हो, खाना खाते तो उपापचय क्रिया होती है, उपापचय क्रिया में क्या होता है? भोजन टूट जाता है और टूटने के बाद आप स्वयं फ्रेश होने जाते हैं, तो वो भी गंदा पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। जब हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। सर आपको यह भी तो पता है सर कि पसीने के द्वारा भी बाहर निकल जाता है, हानिकारक पदार्थ निकल जाता है, मूत्र के माध्यम से भी बाहर हानिकारक पदार्थ निकल जाता है। तो सीधी भाषा, स्पष्ट भाषा मैंने आपको बता दी, शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। कौन कौन से बाहर निकालते हैं वो भी देख लो। जीव देखिए, मानव शरीर में कई अंग उत्सर्जी अंग है, बहुत सारे अंग क्या है? एक्सरी ऑर्गन है,
अर्थात कैसे उत्सर्जी अंग है। आपको ये पता है क्या आपका त्वचा से क्या निकलता है? पसीना। तो ये भी तो बेकार पदार्थ है। आपको ये भी पता है क्या पसीने के साथ भारी मात्रा में सॉल्ट आता है, नमक आता है, लवण आता है, वो शरीर से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहता है। फेफड़े क्या करते हैं? CO2 और नाइट्रोजन गैसों को शरीर से क्या कर देते हैं? कल मैंने आपको बताया था कि फेफड़े वगैरह पढ़ाया था कि फेफड़ों को CO2 को शरीर से निकालने के लिए 3 सेनापति होते हैं। एक प्लाज्मा 7%, एक बाइकार्बोनेट 70% पाया जाता है। आपको बता दें फेफड़े भी शरीर से CO2 को बाहर निकालते हैं, तो फेफड़े भी क्या है? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। फेफड़े क्या है? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। बड़ी आंत अनपचे भोजन को निकालती है, फ्रेश होने जाते सुबह। बड़ी आंत में तो माल भरा रहता है गंदा, जिसके माध्यम से आप तो फ्रेश होते हैं। मानव शरीर में मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी अंग पूछा जाए तो कौन है? किडनी क्या करती है बच्चों? जो कि आपके शरीर में यूरिया होता है ना, यूरिया उसको बाहर, यूरिया को यूरो में चेंज करके उसको बाहर निकालने का कार्य करती है। तो आपके शरीर में सबसे मुख्य उत्सर्जी एक्सटरी ऑर्गन जो है ना, वो कौन है? किडनी है। किडनी क्या करती है? रक्त में से यूरिया को छानकर शरीर से बाहर निकालने की क्या करती है? कोशिश करती है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। अब बात करते हैं उत्सर्जन के आधार पर जीव कितने प्रकार के हैं। एक्सटरी सिस्टम के आधार पर जीव जो होते हैं, ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गेनिक जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है अमोनोटेलिक। बेटा याद करना, पेपर यहां से प्रश्न आएगा, इसलिए मैं आपको निशान भी लगा देता हूं कि यहां से प्रश्न जरूर आते हैं। इंपोर्टेंट चीज ज्यादा पूछी जाती है। और आपको पता है कि बायो का कितना बड़ा पार्ट है, बॉटनी है, सब कुछ फलाना फलाना सब कुछ इसमें है या नहीं? सबसे ज्यादा पार्ट आता है बायो का। तो आपको बता दें जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ लो। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक क्या होता है? 4 भाग होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरोकोटेलिक और अमीनोटेलिक। पहले बेटा अमोनोटेलिक, मोनो, फिर बेटा यूरियोटेलिक, फिर आता है यूरोकोटेलिक, फिर आता है अमीनोटेलिक। तो बताओ इसमें इसमें शरीर से कौन निकल रहा है बाहर? यहां से शरीर से कौन निकल रहा होगा? अमोनिया निकल रहा होगा। और यूरिया, इससे कौन निकल रहा होगा? यूरिया। ये बात समझ में आई है ना बेटा? अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरोकोटेलिक क्या होता है? देखेंगे। तो बेटा ये यहां पर थोड़ा सा पार्ट है समझने का, थोड़ा सा। अमोनोटेलिक में क्या क्या निकलता है शरीर से? अमोनिया निकलता है। कौन निकलता है? अमोनिया निकलता है। देखेंगे बच्चों इससे कौन निकलता है, तो आप कहोगे इससे निकलता है अमोनिया। अमोनिया जब बाहर निकलता है इस क्रिया को कहते हैं अमोनोटेलिक। और ये अमोनोटेलिक जो होता है मछलियों में होता है। मछलियां अपने शरीर से अमोनिया को बाहर निकालती है। इस प्रकार मछलियों में अमोनोटेलिक होता है। मछलियों में कौन सा होता है? अमोनोटेलिक। और हम लोग क्या करते हैं बेटा? शरीर से क्या निकालते हैं? यूरिया। हम लोग शरीर से क्या निकालते हैं? यूरिया। तो मनुष्य जो आता है वो कौन होता है? यूरियोटेलिक। पेपर में आएगा कि मनुष्य कैसे, तो आपको बता दे मनुष्य यूरोटेलिक है। मनुष्य को मनुष्य कौन है? यूरोटेलिक। अगर मछली पूछी जाए तो अमोनोटेलिक। अगर हम पूछे अगर कोई भी जीव यूरिक अम्ल का स्रावन करता है, किसका? यूरिक अम्ल का। अगर यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालता है तो वो कौन होता है? यूरिकोटेलिक होता है। ये पक्षियों में पाया जाता है। पक्षियों में पानी की कमी होती है, पानी की कमी होने के कारण ये शरीर से बाहर निकलता है। तो पक्षियां जो होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षियां जो होती है वो यूरिकोटेलिक होती है। कौन होती है? यूरिकोटेलिक होती है, यूरिकोटेलिक। अगर हम बात करें अमीनोटेलिक क्या है? अमीनोटेलिक क्या है? अमीनोटेलिक में अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। अमीनोटेलिक में अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। ये सीप
घोंगा समुद्री जीव होते हैं, आपने सुना होगा सीप होता है, वहां पर सीप होता है, घोंगा होता है, वो सारे के सारे बेटा कौन होते हैं? अमोनियो अमोनोटैलिक होते हैं। कौन होते बच्चा? अमोनोटैलिक होते हैं। हमने जो बताने चाहते उसी पे तो चर्चा करेंगे। चार भागों में बांट दिया और इसकी डिटेल लेके चलते हैं, डिटेलता के साथ पढ़, ठीक है। लो डिटेल ले लेते हैं पूरी की पूरी। चलेंगे बच्चों। अमोनोटैलिक क्या होता है? तो आप सर आपने बताया सर, अमोनोटैलिक वह होता है जो क्या किसको निकालता है? अमोनो अमोनोटैलिक किसका निकालता है बेटा? अमीनो को। अमोनिया वाला नहीं है, देखना अपने शरीर से उसे पदार्थ निकालता है, वो भी अमोनिया वाला है, अमीनो है वो वाला। चेक कर लेते एक बार, गलती ना करें। यहां पर क्या था? अमोनो, सही है ना, यहां पर अमीनो है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही लिखा है। अमीनो टैलिक जो होता है ना, वो किसको निकालेगा शरीर से? अमोनिया को निकालेगा। जब अमोनिया निकल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक कहते हैं। ये बड़ी देखो, अमोनिया को लंबे समय तक शरीर में संग्रहित नहीं रखा जा सकता, साथ ही इसे उत्सर्जित करने के लिए बड़ी मात्रा में क्या पाई जाती है? जल की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोगों में तो पाया नहीं जाता, समुद्री जीव मछली होती है उनमें ये पाया जाता है। उसका नाम क्या है? अमीनोटैलिक। ये मछली में पाया जाता है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, दिए गए वाक्य में अमोनोटैलिक है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दिए गए वाक्य में यूरोकोटैलिक है, पेपर में सीधे सीधे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हम यूरोकोटैलिक में, इसमें कौन आएगा? मानव आते, इसमें कौन आते? मानव आते, पूरे पढ़ लोगे वही मतलब निकलेगा। इसमें कौन आते? पक्षी आते। पक्षियां क्या निकालती हैं? यूरोकोटैलिक। पक्षियों जो होती हैं, वो पक्षियां जो होती है वो यूरोकोटैलिक निकालती है। क्या निकालती है? यूरोकोटैलिक निकालती है, ठीक है। और अमीनोटैलिक क्या निकालती है? ये भी आपको पता होनी चाहिए। यूरोकोटैलिक अमीनोटैलिक हो चुका, देखेंगे। जब भी आपकी किडनी में पथरी बनती है ना बेटा, जब भी आपकी किडनी में क्या बनती है? पथरी बनती होती है। वो पथरी जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। आपके शरीर में जो पथरी बन जाती है ना, पथरी बन जाने के वो भी एक कोई क्या होता है? केमिकल होता है, केमिकल होता है। जो केमिकल जो होता है उसे क्या किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। कैल्शियम किसका बना होता है? ऑक्सीलेट का बना होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण पथरी बनी होती है, सारी चीजों पढ़ते हैं। अब मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है? हमारे शरीर में मूत्र भी तो हो रहा है, मूत्र निर्माण होगा और साथ में उसका उत्सर्जन भी होगा। निर्माण मूत्र बनेगा और उसको शरीर से बाहर भी निकालेंगे, उत्सर्जन भी होगा, ठीक है। तो एक रासायनिक भाग होता है बेटा, एक कौन सा होता है? यांत्रिक भाग होता है। एक केमिकल पार्ट होता है, एक मैकेनिकल पार्ट होता है। एक केमिकल पार्ट और एक होता है मैकेनिकल पार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से यस कर दो। बार बार मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं कि अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं पूरा, एक बार जल्दी से कमेंट करो अगर आपको समझ में आया है तो। सर वॉइस प्रॉब्लम, आवाज गई, अब आने लगी क्या? संगीता जी, एम प्रजापति, रीना, अब आ गई तो ओके कर दो, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है। सभी को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है तो आवाज आ गई हो तो जल्दी से कमेंट कर दो। चलो आवाज आ रही, चलेंगे। आवाज आ गई हो तो चलें स्टार्ट करें। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम आवरण, पेरिटोनियम आवरण, चलेंगे स्टार्ट करते, थोड़ा सा लेते हुए चलते अपना पूरा का पूरा सिस्टम। रीनल कॉर्टेक्स हो गया,
रीनल कॉर्टेक्स अंदर वाला भाग हो गया, रीनल पिरामिड हो गया, रीनल कॉलम हो गया, और सारी की सारी चीज हमने बता रहे। तो सबसे पहले किडनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। किडनी के दो भाग होते हैं। किडनी के कौन से भाग होते हैं? दो होते हैं। हमारा जो किडनी होता है इसके दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। एक कॉर्टेक्स होगा, एक मॉड्यूला होगा, ठीक है। अब आपको रीनल कॉर्टेक्स ये वाला भाग है, कौन सा? रीनल कॉर्टेक्स। और मेडुला वाला ये गैप है, ये वाला जो भाग है रीनल, ये उसे क्या कहते हैं? रीनल मेडुला वाला भाग कहते हैं, ठीक है। ये आपका मूत्रमार्ग हो गया, जहां से मूत्रमार्ग करते हैं। यहाँ पर मूत्र भरा रहता है, यहाँ पर मूत्र क्या होता है? भरा रहता है। जब भी हमें टॉयलेट ज्यादा आती है, मतलब प्रेशर के साथ है, तो यहाँ पर हमारा दबाव लगता है, और दबाव लगता है जिसके कारण हमें बार बार टॉयलेट आती, जिसके कारण हमें दर्द होता है, इसी में ब्लैडर में बोलते हैं, ठीक है। सारी चीज आपको पता है। इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाए, इसके चारों तरफ जो आवरण होता है, इस आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम आवरण कहते हैं। पेरिटोनियम आवरण कहते हैं इसको बेटा। रीनल पिरामिड कहता जाता है, इसे कॉलम ऑफ द बटनी कहते हैं। आवाज क्लियर? चलेंगे। ये हमने डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा देखा था। किडनी कहाँ होती है, मेडुला क्या होता है, पेरिटोनियम क्या होता है, ठीक है। बढ़ते आगे। तो बेटा हमने इतना देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। चलेंगे, इसको तुम देख, इसको भले से देख लेना, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इसको देख लेंगे, इंपोर्टेंट नहीं है। परंतु बात करते हैं मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, बेटा इसको आप देख लेना घर पे, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। अगर मुझे लगेगा तो इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आ जाएंगे सारे प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे साथ ही साथ, इसके माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत रखते हुए कार्य करना है। हिम्मत का मतलब है कि पूरे रेगुलर पढ़ाई करनी है, रेगुलर, ठीक। अब बात करेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र। मूत्रवाहिका मूत्राशय मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। जो मूत्रवाहिका होती है, मूत्रवाहिका ये डंडी देखी थी आपने ऐसे, मूत्राशय उरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है, उरेथ्रा से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी किडनी होती है? दो होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी होती है? किडनी दो होती है। वो भी सेम के बीज के समान होती है। सेम का बीज आपने फली खाई है, सेम का, सेम के बीज के समान पूरी किडनी होती है हमारी। सेम का जो जिस प्रकार बीज होता है उसी प्रकार इसका भी पाया जाता है, ठीक है। क्या राजमा सेब कह लो या सेम का कह लो, राजमा का सेम भी सेम इसका होता है, और किडनी में सेम की फली आती है उसके समान होता है। राजमा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किडनी को आंतरिक तथा बाहरी भाग में बांटा गया है। बाहरी भाग के रूप में कॉर्टेक्स कहते तथा मेडुला में बांटा गया है। देखेंगे आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहते हैं, और बाहरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। तो किडनी का जो आंतरिक भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहते हैं। याद रखना, किडनी का बाहरी भाग आंतरिक भाग कॉर्टेक्स, और बाहरी भाग क्या होता है? मेडुला होता है। अब मैं बताएंगे वृक्क में कुछ पिरामिड नुमा संरचना पाई जाती है, जैसे रीनल पिरामिड कहते हैं। क्या आपको बताई थी? मैं आपको बताया था पिरामिड। देखेंगे ये जो संरचना पाई जाती है रीनल पिरामिड, ये जो संरचना पाई जाती है, ऐसी ऐसी संरचना पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड कहते हैं। किडनी के अंदर कुछ संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रीनल पिरामिड के नाम से जाना जाता है, या पिरामिड कहते हैं, उसे हम रीनल पिरामिड कहते हैं, ठीक है। अब किडनी में नेफ्रॉन नामक संरचना होती है। यहां पर थोड़ा मैं समझा दे नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा। किडनी जो होती है ना, किडनी में नेफ्रॉन जैसी संरचना होती है, नेफ्रॉन जैसी। किडनी में पहली बात तो यही से क्वेश्चन बनेगा, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन यही से बनेगा कि नेफ्रॉन का किससे संबंधित है। तो नेफ्रॉन की जो है वो किडनी से संबंधित है, वृक्क से संबंधित है, जो कि मूत्र निर्माण की कार्य इकाई है। कई बार पूछा जाता है कि उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, कई बार पूछा जाएगा उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन होती है, तो आप आंसर लगाना नेफ्रॉन लगाएंगे। कितना लगाओगे? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं, ठीक है।
चलेंगे। किडनी में यूरिया का निर्माण होने के बाद उसे मूत्र वाहिका के माध्यम से मूत्राशय में निकालकर बाहर निकाल दिया जाता है। किडनी में क्या हो गया? यूरिया हो गया। किडनी में बच्चा यूरिया हो गया। आवाज गई है। किडनी में यूरिन का निर्माण, किडनी में यूरिन का निर्माण, किडनी में यूरिन का निर्माण होने के बाद उसे सबसे पहले यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। सबसे पहले यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है। फिर उसे बाद उसे कहाँ, दो मूत्र वाहिका में आ जाता है आपका ब्लड, कहाँ आ जाता है? वो आपका यूरेथ्रा में आ जाता है। तो इसके माध्यम से मूत्राशय से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्राशय के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया हम देखेंगे। मानव शरीर में यकृत की कोशिका रक्त से अमोनिया का अवशोषण करती है। तो आपके शरीर में अमोनिया कहां से आती है? तो आपको पता है यकृत से आता है। कहां से आता है? अमोनिया। वैसे आपके शरीर में तीन ही गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, एक तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। परंतु शरीर में अमोनिया कहां से आ रहा है? तो अमोनिया यकृत से बनना है। कहां से बनना है? यकृत से। लिवर से बनना है, यकृत से बन रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनीहरण। पहले पीछे पढ़ा था, एक अमोनीहरण देखा था। तो बेटा जब मानव शरीर में यकृत की कोशिका से क्या बन जाए? अमोनिया बन जाए। मानव के शरीर में यकृत की कोशिका से क्या बन जाए? अमोनिया बन जाए। इसी को अमोनीहरण कहते हैं। यकृत की कोशिका इस अमोनिया को कम कर हानिकारक पदार्थ यूरिया में परिवर्तन कर देती है। अब बेटा इधर देखना, यकृत की कोशिका रक्त में क्या अमोनिया का अवशोषण करती है, सही निर्माण नहीं करती, अवशोषण करती है। ठीक है, एक चीज देखो जल्दी से, एक चीज देखना, रक्त में कौन है? रक्त में कौन घुला है? अमोनिया। रक्त में बच्चों कौन घुला है बेटा? अमोनिया। अब क्या करेगी यकृत की सेल? क्या करेगी यकृत की सेल? क्या करेगी? अमोनिया को अवशोषण करेगी। अमोनिया को क्या करेगी? अमोनिया को, अमोनिया का अवशोषण करेगी। अमोनिया को क्या करेगी? अवशोषण करेगी। सबसे पहले रक्त में कौन था? अमोनिया। अमोनिया में क्या किया? यकृत की कोशिका ने उसको क्या कर दिया? अवशोषण कर दिया। अब क्या करेगी? अमोनिया को क्या करेगा? ये क्या करेगा? यकृत की कोशिका से अमोनिया को कम कर हानि का यूरिया में बदल देता है। अब इसे यकृत क्या करेगा? अमोनिया को किस में बदल देगा? यूरिया में बदल देगा। किस में बदल देगा? यूरिया में। तो वही तो बता रहे, यूरिया में बदल देता है। जिस प्रक्रिया में यकृत कोशिका अमोनिया को यूरिया में बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्निथिन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्निथिन चक्र। बेटा आपको बता दें, यकृत की सेल अमोनिया को किसमें बदल रही है? यूरिया में। जब अमोनिया यूरिया में बदल जाता है इस चक्र को आर्निथिन चक्र कहते हैं। आर्निथिन चक्र। सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल संगीता, संगीता जी बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाले। और कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बता देते आपको। दोबारा से रासायनिक प्रक्रिया को दोबारा से एक्सप्लेन कर देते आपको। ओके, चलेंगे। दोबारा बता देता हूं, संगीता जी को थोड़ा समझ में नहीं आया, आपको बता दें, दोबारा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रक्त में ब्लड जो होता है हमारा ब्लड, इस ब्लड में घुला कौन होता है? तो आप कहोगे इस ब्लड में अमोनिया घुला रहता है। इस ब्लड में अमोनिया पाया जाता है। अब क्या करेगी? जो लिवर होता है, यकृत की सेल होती है, लिवर सेल जो होती है, इस अमोनिया को लेके आएगी। इस अमोनिया को क्या है? लेके आएगी। और इस अमोनिया को लिवर ने अमोनिया का क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। लिवर ने अमोनिया का एब्जॉर्प्शन कर लिया, अवशोषण कर लिया, अवशोषण कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया। अब क्या करता है लिवर की कोशिका? क्या करती है? इस अमोनिया को, इस अमोनिया को किस में बदल देगी? लिवर की कोशिका इस अमोनिया को, लिवर की कोशिका इस अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। किस में बदल देती है? अब अमोनिया से क्या बनेगा शरीर में? यूरिया बन गया। अमोनिया से
यूरिया बन गया, इसी चक्र को आर्निथिन चक्र बोला जाता है। आप देखो बेटा, किसी को प्रॉब्लम है क्या? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा बता सकते हैं, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो यस लिखो जल्दी से। क्यों बच्चों? सर बार बार आपकी आवाज चली जाती है, गाली देते होंगे आप भी। हाँ सर। हाँ सर। हेलो सर, चालू कर लिए, यहाँ पे चालू है दोनों माइक, चेक कर रहा है एक बार। जी आवाज आ रही क्या? आ रही लगी क्या? अब आवाज आने लगी क्या? आप भी कहते होंगे कि सर आपके आने पर ही आवाज क्यों आती है। ये भी मैं बहुत सदमे में हूं, जब मैं पढ़ाने आता हूं, जब मैं पढ़ाने आता हूं ना, जब ये आवाज आती है, गायब होती है। सबसे ज्यादा आवाज का गायब होने का समय मेरे समय ही है, जब भी साइंस की क्लास स्टार्ट हो आवाज आती है। पता नहीं क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ठीक है, सब बच्चे आवाज आने लगी हो तो थोड़ा सा लिख दो, गुरु लिख दो जल्दी। अगर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, मुझे पता चलता रहता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। सर आ गई है अब वॉइस, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राहुल कुमार, राहुल साक्य, बिल्कुल संगीता जी, प्रजापति साहब आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो समझने की कोशिश करना, ब्लड में जब अमोनिया होती है, ब्लड में जब अमोनिया होती है तो लिवर सेल क्या करती है, उस अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है, अवशोषण कर लेती है। अब ये अमोनिया का अवशोषण हो गया, अब अमोनिया किस में बदल गया, लिवर सेल अमोनिया को यूरिया में बदल देगी। यूरिया अमोनिया, लिवर सेल ने अवशोषण करके इसी अमोनिया को यूरिया में बदल दिया है, इसी यूरिया में बदल दिया है, इसी यूरिया में बदल दिया है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, क्या करेगा रक्त, क्या करेगा, रक्त इस यूरिया को पकड़ेगा, रक्त इस यूरिया को उठाएगा, रक्त इस यूरिया को ले जाएगा, और ले जाकर किस में पटक देगा, किडनी में। रक्त इस यूरिया को लेगा और इसे यूरिया को किस में पटक देगा, किडनी में पटक देगा। और किडनी में क्या होता है, मूत्र के मार्ग छनन होता है, मूत्र का क्या होता है, छनन होता है। तो कह सकते हैं छनन के माध्यम से अच्छा अच्छा पदार्थ तो शरीर के अंदर आ जाता है और बेकार पदार्थ शरीर से बाहर चला जाता है। तो सबसे पहले लिवर सेल अमोनिया को यूरिया में बदल देती है, फिर ब्लड यूरिया को लेकर किडनी में पहुंच जाता है, किडनी में इसका दोबारा से छनन होता है और यूरिया बाहर निकल जाती है। ये समझ में आ गया आपको, वही लिखा है। अगर नेफ्रॉन की संरचना देखनी है बेटा, नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना में आपको चित्र दिखाना पड़ेगा, पूरा पूरा का पूरा चित्र। चलो एक बार चित्र बना देता हूं नेफ्रॉन की, जब भी आप समझ पाओ। ठीक है, आप जब ही समझ पाओगे बेटा, एक बार आपको चित्र बन जाएगा ना, तो आप आसानी से इसको पढ़ लोगे। चले बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन की संरचना को थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए। लास्ट टॉपिक है, प्यार से पढ़ो, उसको भी खत्म कर लो, तो आलस मत करो। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना बना देता हूं बच्चा, फिर आप आराम से इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये कटोरा हो गया एक, ये दूसरा कटोरा हो गया। ठीक है, इस कटोरे से
नली निकल गई है, इस कटोरे से नली निकल गई, और ये नली जो है वो किस पे जुड़ी गई है? संयुक्त नली पर। ठीक है। ये भी जुड़ चुकी है। नेफ्रॉन देख लो बस जल्दी से। यहाँ पर गुंबद नुमा संरचना भी पाई जाती है। यहाँ पर गुंबद नुमा रचना भी पाई जाती है। यार नलिका कहते हो अपवाही नलिका, ग्लोमेरुलस बोलते हैं इसे, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बात करेंगे इसको बोमबैन कैप्सूल कहते हैं इसको। ठीक है, बोमेंस बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। हैनेले लूप, ये नलका को क्या कहते हैं? हैनेले लूप नलका, ये पूछी जा चुकी है। हैनेले लूप इसे कहते हैं संगरक नलिका, संगरक नलिका। और ये जो है इसे कहते हैं रक्तवाहिनी, ब्लड सेल, रक्तवाहिनी। ठीक है, ये बेटा ये नलका इधर से आ गई एक, ये जो नलका है आ गई, ये वाली नलका। इस नलका को हम कहते हैं अपवाही नलका, अपवाही नलका। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है उसे कहते हैं अभिवाही नलका, इसे कहते हैं अभिवाही नलका, अभिवाही नलका। ठीक है, ये सारी चीज आपको बता दे डीसीटी। ठीक है, अब एक बार थोड़ा देख लोगे ना, चलेंगे थोड़ा सा एक और समझने की कोशिश करेंगे कि बोम्बेन्स कैप्सूल क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो यहाँ पर जो नलका है, ये वाली नलका को अभिवाही नलका कहते हैं, इस वाली नलका को अपवाही नलका कहते हैं। बेटा यहाँ पर जो गड्ढे वाला ये वाला जो भाग है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, इस वाले भाग को बोम्बेन्स कैप्सूल कहते हैं। और बेटा ये बीच वाली जो नलका है ना, ये यहाँ से जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है उसे हम हैनेले लूप कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हैनेले लूप। एक बार देख लेते हैं, उसे हम बच्चों है नले रूप है नले लूप कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हैनेले लूप कहते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? ब्लड सेल, रक्त वाहिनियां। बच्चों ये क्या है आपकी? ब्लड सेल, रक्त वाहिनी, जिससे रक्त का क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है। इसको कहते हैं संग्रहक नलिका, स्टोर पाइप, इसे हम स्टोर पाइप कहते हैं, जिसमें मूत्र आकर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों आपको? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत ही आनंद की बात है। अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी पढ़ा रहे आपको समझ में आएगा। चलेंगे ये वाला भाग। तो बेटा ग्लोमेरुलस वाला भाग कौन सा था? ये टिप्पा सा था। ग्लो ये वाला जो भाग इसमें ये रखा था ना, ये वाला, इस वाले भाग को हम क्या कह रहे थे? देखो इस वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं? ग्लोमेरुलस के नाम से भी जाना जाता है। अब ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है? ये नेफ्रॉन के अंदर प्याले नुमा रचना बोमेंस कैप्सूल के अविभाज्य धमनी से उत्सर्जन लेकर आता है। तो बेटा ग्लोमेरुलस देखो इधर, सबसे पहले ये कौन है? ये जो भाग है उसको क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और बेटा इस ये जो भाग है
ये जो भाग है इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। बेटा अबवाही धमनी से, ये कौन सी धमनी थी? इधर कौन सी धमनी जुड़ी थी हमारी? अभिवाही धमनी। कौन सी धमनी जुड़ी थी बेटा? अभिवाही धमनी। मेरी सवाल समझ में आ रही है? और इधर कौन सी थी? अपवाही धमनी। तो अपवाही धमनी से उत्सर्जी पदार्थों को लेकर आता है, अपवाही धमनी को व्यास बढ़ा देता है। क्या कर देता है? व्यास बढ़ा देता है। वैसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस थ्योरिकल पार्ट है, बता देता हूं। बोमेन्स कैप्सूल से रक्त ले जाती है और अपनी अपवाही नलिका को, व्यास छोटा होता है और धमनियों बोमेन्स कैप्सूल में गुच्छा का निर्माण होता है। तो बोमेन कैप्सूल जो है ना, ये जो बोमेन कैप्सूल में कोशिकाओं का क्या होता है? गुच्छाओं का। कोशिकाओं का क्या होता है? गुच्छाओं का निर्माण होता है। बेटा ग्लोमेरुलस में दबाव अधिक होने के कारण रक्त से उत्सर्जित पदार्थ छनकर सीधे बोमेन कैप्सूल में आते हैं। ग्लोमेरुलस से छनकर आप किस में आते हैं बेटा? बोमेन कैप्सूल में आते हैं, ठीक है, के अंदर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो बेटा यहां से छनकर किस में आ जाते हैं? इस वाले भाग में। जो भी ब्लड है, जो भी सही पदार्थ है, ग्लोमेरुलस से छनकर किस में आते हैं? बोमेन्स में आते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है इधर देखते चलेंगे थोड़ा सा कि ग्लोमेरुलस में दबाव अधिक होने के कारण आपका जो गंदा पदार्थ किसमें आ जाता है? बोमेन कैप्सूल में, ठीक है। ये छनकर आए पदार्थों में बड़ी मात्रा में जल होता है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, कुछ मात्रा में विटामिन हो सकते हैं। जो छनका जो पदार्थ आया है ना, छनका जो पदार्थ आया है उसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है? पानी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अमीनो एसिड होता है, ठीक है, अमीनो एसिड होता है, ठीक। अतः द्वितीय चरण में लूप ऑफ हेनल के चरण जाता है। पहले चरण में तो कहां से आ गया? ग्लोमेरुलस से बोमेन्स में आ गया। अब द्वितीय चरण में आपका ये कहां जाएगा? यहां से अब रक्त कहां जाएगा? इसमें आएगा, हेने लूप में। यहां से आपका रक्त किसमें जाएगा? आपका जो मूत्र वगैरह जो होगा वो हेने लूप में आएगा, ठीक है, हेने लूप में आएगा। और रक्त वाहिनियों द्वारा पुनः अवशोषण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, शरीर के लिए आवश्यक है। तो ये भी फिर इसके बाद आपका मूत्र कहां जाएगा? संग्रह नलिका में चला जाएगा। ज्यादा पढ़ लेना आप लोग एक दो बार, तो आपको क्लियर सारी चीज हो जाएगी, ठीक है। ये भी देख लेना, मानव शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर बनता है? 1 से 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है प्रतिदिन। हमारे शरीर में 1 से 1.5 लीटर, हमारे शरीर में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। कितना निर्माण होता है? यूरिन का। बयानी में जो करो यार, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है हमारा आज, थोड़ा सा कोऑपरेट करना बेटा। अरे हमारा स्वास्थ्य भी यार चला गया है, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, ठीक है। चलो जो बात इंपोर्टेंट है उसी पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको हम कल से नया टॉपिक पढ़ाएंगे। अच्छा बात, मानव शरीर में प्रतिदिन 1 से 2 लीटर यूरिन निकलता है। 1 से 2 लीटर क्या निकलता है? यूरिन का निर्माण होता है प्रत्येक दिन। 1 से 2 लीटर यूरिन निकलता है। मूत्र का क्या होता है? निकलता है। मूत्र को यूरिन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किडनी प्रतिदिन मिलीलीटर लिखा है, क्या लिखा है? एक प्रति मिनट है, ये ये होता है आपका, क्या लिख दिया है, टाइप हो गया है। प्रति मिनट रक्त को छानती है, 1.5 लीटर को छानती है, मिलीमीटर को 124 मिलीमीटर रक्त को छानती है। बेटा देख लेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, या आप जानते हो तो कमेंट में छोड़ दो बेटा, ठीक है। इसके थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गई है। मानव शरीर में प्रतिदिन 180 लीटर रक्त छन जाता है बेटा, प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को छान देती किडनी। 180 लीटर रक्त छन जाता है। कितनी बात गहराई वाली बात है कि मानव शरीर का
180 लीटर रक्त छन जाता है। क्या बात है भैया, प्रतिदिन किडनी छान रही है। आपको बता दें, मानव शरीर में विघटन के पशु यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है, जिसके कारण यूरिया का रंग पीला होता है। तो जो हमारा जो मूत्र होता है, मूत्र, हमारा जो मूत्र होता है, मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। और पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है। जिस प्रकार आपके त्वचा में एक पिगमेंट होता है मिलेनिन, आपकी त्वचा में एक पिगमेंट होता है मिलेनिन, और मिलेनिन जो होता है वो आपके रंग को गहरा करता है। इसी तरह आपके मूत्र में भी एक पिगमेंट होता है जो आपके मूत्र को क्या करता है? पीला करता है। उस पीले का नाम क्या है? यूरोक्रोम। जीवाणुओं के द्वारा यूरिया का विघटन अमोनिया में करने के कारण यूरिन में बदल जाता है। देखो, जीवाणुओं द्वारा यूरिया का विघटन अमोनिया में करने के कारण यूरिन में बदबू आती है। देखो, जब यूरिया का विघटन किसमें होगा? अमोनिया में। फिर उसका क्या होगा? अमोनिया का यूरिन में क्या होती है? तो ध्यान रखना, यूरिन में जो बदबू आती है वो किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण। यूरिन में जो बदबू आती है, यूरिन में जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। बच्चों, किसके कारण आती है? अमोनिया के। मेरी बात समझ में आई? ओके भैया, ओके ओके। कितने ग्राम होता है मूत्र में यूरिया? 25 से 30 ग्राम होता है। ग्लोमेरुलर पल्टरेशन रेट, आप देखते रहना रक्तचाप वगैरह क्या होता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बताते चल रहा हूँ, ठीक है? अब थोड़ा तो आप दिमाग भी इस्तेमाल कर लेंगे, इतना आप जानते हो बेटा। इतना समय हो गया, आपको साइंस बहुत पढ़ा दिया हमने। सारे टॉपिक हो चुके मोस्टली, ठीक है? कल से केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा। केमिस्ट्री के लिए कोई अपसेट मत होना कभी भी बेटा। केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए अपसेट मत होना, क्योंकि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। बायो तो याद कर लोगे आप लोग, रट लोगे, समझ में आएगा, पर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक दिए पटवारी के एग्जाम में, उन टॉपिक पर ज्यादा चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं लेंगे। जो टॉपिक उसमें दिए गए हैं सिलेबस की दृष्टि से, उन्हीं टॉपिक को हम लेंगे और टॉपिक को जल्द से जल्द हम खत्म कराने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। हमने बताया यूरिन जो होता है, हमारा जो यूरिन होता है उसमें 95% जल होता है, H2 होता है। हमारा जो यूरिन होता है उसमें 95% कौन होगा बच्चा? जल होता है। कौन होता है? जल होता है। और लवण पूछे जाए, लवण का मतलब मिनरल, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जो लवण पूछा जाए तो लवण कितना होता है? 2% होता है। कितने परसेंट होता है? 2%। और हमारे यूरिन में यूरिया कितना होता है? 2.5%। कितने परसेंट होता है? 2.5% या 2.5% होता है। और यूरिक अम्ल क्या होता है? यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। 0.3% होता है हमारा यूरिक अम्ल। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चा? अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो बहुत ही आनंद आएगा बच्चा, बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है? आनुवांशिक विकृति, चोट लगना, दुर्घटना और अत्यधिक शराब के सेवन से, अत्यधिक शराब के सेवन के कारण वृक्क या किडनी में विकृति आ जाती है। विकृति में खराब हो जाती है, रोग हो जाता है। जैसे व्यक्तियों को कृत्रिम मशीन पर रखा जाता है, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। आपने एक महात्मा जी हैं, विराट कोहली अभी गए हैं, आपने सुना होगा, एक महात्मा जी है विराट कोहली, उनके यहाँ पर गया था मथुरा में। अनुष्का शर्मा, उनका रील, उनकी जो वायरल हुई थी, वो भी महात्मा, उनकी किडनी खराब हो गई। किडनी काम खराब हो रही तो छनने की प्रक्रिया नहीं हो रही, तो ऐसे व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। जब किडनी खराब हो जाती है, कुछ काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को डायलिसिस पर रखते हैं। मशीन होती है, डायलिसिस पर रखा जाता है, जो आपके रक्त को छानने का क्या करती है? कार्य करती है। पूरी तरह से आपके रक्त को छान देती है, फिर सर्कुलेट होता है, फिर छानती है, फिर सर्कुलेट होता है। तो डायलिसिस प्रक्रिया होती है, ठीक है? ओते सर जी अंक को पढ़ लेते थोड़ा सा। अरे क्या हो रहा है? टेढ़ा हो गया, ठीक है?
उत्सर्जी अंग पढ़ते बच्चों। उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी मतलब शरीर से गंदे पदार्थों को क्या रखना, बाहर निकालना। जब शरीर से गंदे पदार्थ निकाल दोगे शरीर से, उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। समझ में आ रहा है तो बच्चों कमेंट कर दो। ओके, मैं देख रहा हूं कमेंट आपके। चलो, अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा पार्ट और बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं बताओ? फेफड़ा हमारे शरीर में क्या है? उत्सर्जी अंग है, शरीर से गंदे पदार्थ को बाहर निकालता है। किडनी उत्सर्जी अंग है। गुदाद्वार मला बड़ी आंत, वो भी उत्सर्जी अंग है। लार्ज इंटेस्टाइन जो भी है वो भी क्या है? उत्सर्जी अंग है। तो ऐसे अंग जो हमारे शरीर से गंदे पदार्थों को निकालते हैं, गंदे पदार्थों को निकालते हैं, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। समझ में आया? हाँ, हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग है तो आप बताओ तो? फेफड़ा, बड़ी आंत, बड़ी आंत, त्वचा, किडनी, किडनी तो मुख्य है, किडनी तो कौन है? किडनी मुख्य है। तो हमारे शरीर में त्वचा हो गई, फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत हो गई, और बेटा कौन? किडनी सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसी तरह जो जीव होते हैं, उन जीव अमीबा में, अमीबा में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? बाह्य त्वचा। हमारे अंदर त्वचा भी होती है। अमीबा जो होता है इसमें कौन सा सेक्स और ऑर्गन पाया जाता है? कोई लैंगिक कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बताएगा कोई बच्चा? अमीबा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? बताओ, बताओ क्या? एक बार, दो बार, तीन बार, क्या? असेक्सुअल एक्सचेंज, अलैंगिक प्रजनन। इसमें कोई भी दो नर युग्मक या गैमेटों की आवश्यकता नहीं पड़ती। पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो थोड़ा सा। केंचुओं में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? बाह्य त्वचा। सॉरी, केंचुओं में नेप्रेडिया होता है। जैसे हम लोगों को फेफड़ा होता है, इसलिए केंचुआ जो होते हैं उनमें क्या होता है? नेप्रेडिया के द्वारा शरीर से गंदे पदार्थ निकालते हैं। पीताकृमि, पीताकृमि ई कोलाई शायद जीव है। पीताकृमि को हिंदी में ई कोलाई जीव कहते हैं। पीताकृमि को ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, जो बेटा आंत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हमारी आंत में पाया जाता है। पीताकृमि ई कोलाई बैक्टीरिया आंत में पाया जाता है, और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। लंबे समय तक भूखे रहने की का सर्वाधिक प्रभाव किडनी पर पड़ता है। क्या बात बोल, क्या बात! आपने खाना खाया ही नहीं सुबह से, अब जाते, अब समझ में आ गया कि लंबे समय तक आप भूखा रहोगे तो किडनी पर प्रभाव पड़ेगा। पेट पे तो पड़ता है और किडनी पे ही पड़ेगा। अब जाकर खाना खाएंगे बेटा, पूरा भर लेंगे हम पेट को, 2 दिन तक का भर लेंगे। ठीक है? तो बेटा किडनी के कार्य क्या है? किडनी शरीर में रक्त को छानती है। किडनी शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। किडनी शरीर में क्या लग गया? नियंत्रित करती है। अम्लता क्षमता प्रदर्शित करती है। यूरोमिया रोग, यूरोमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए हीमोडायलिसिस रोग होता है। किडनी संबंधित रोग को हीमोडायलिसिस के रोग पर रखा जाता है, रखा जाता है। क्या इतनी बात आपको मेरी तक पहुंची है क्या? कुछ और है तो देख लेते, खत्म हो चुका। ठीक है? तो बेटो आज हमने बायोलॉजी के अधिकांश चैप्टर कदम कंप्लीट कर लिए। एक चैप्टर बड़ा डिसीज बचा है, उसको संडे को निपटा लेंगे। जो समय मिला उसमें निपटा लेंगे। 2 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लेकर आपको निपटा देंगे। एक चैप्टर बचा है डिसीज, उसमें आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए उसको कराना है। मोस्टली मैंने आपके बायोलॉजी का पूरे टॉपिक करा चुके हैं, जो पटवारी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो भी टॉपिक है, 12-14 टॉपिक है, वो आपको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया। अब बात करेंगे, कल से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कोई बच्चा अपसेंट मत होना केमिस्ट्री के लिए। बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे केमिस्ट्री, बहुत ही दुलार से पढ़ेंगे केमिस्ट्री। हर एक चैप्टर, हर एक शब्द को केमिस्ट्री के अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। तो मैं राहुल सिंह आज आपसे विदा लेता हूं। बायोलॉजी क्लास में आज का इतना ही रहेगी। कल से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, जय हिंद।